तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 9 की समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स जो है बता देता हूँ, लेकिन अब ना हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले क्या होता था कि मैं आपको ना जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे वो स्टार्टिंग के अंदर ही एक्सप्लेन कर देता था, लेकिन उससे एक नुकसान ये होता था कि जब मैं आपको समरी बता रहा होता था तो उसके अंदर मैं उन डिफिकल्ट वर्ड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करता था, यानी उनको इस तरह से नहीं एलेबोरेट करता था, क्योंकि मैं समझता था कि मैंने आपको वो स्टार्टिंग के अंदर बता दिया, लेकिन उससे कई लोगों को ना स्टोरी समझने में मुश्किल होती है। तो इसका हल मैंने ये निकाला है कि मैं ना स्टार्टिंग के अंदर आपको डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो बता तो दिया करूंगा, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया करूंगा, यानी बस थोड़ा सा इंट्रो दे दिया करूंगा, लेकिन एक्सप्लेन में उसको स्टोरी के अंदर यानी समरी के अंदर ही कर दिया करूंगा, ताकि आपको स्टोरी समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो डिफिकल्ट वर्ड्स के अंदर ज़्यादातर इग्बू नेम्स ही होते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। इग्बू नेम्स के अंदर ना सबसे पहले नेम है ईबा। ईबा का मतलब है फीवर। उसके बाद है नीनी, इसका मतलब होता है मदर। उसके बाद है ओनवम्बिको, ये एक बच्चे का नाम होता है जो कि वो रखते हैं, और इसका मतलब होता है डेथ आई इम्प्लोर यू, यानी ए मौत मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद है ओजो एमीना, इसका मतलब होता है मे इट नॉट हैपन अगेन, यानी काश ये चीज़ दोबारा ना हो। उसके बाद है ऑन वूमा, इसका मतलब होता है डेथ में प्लीज हिमसेल्फ, यानी ए मौत जैसा तुझे अच्छा लगे। उसके बाद है एफा ओरेकल। ओरेकल आपको पता है जो भविष्यवाणी करता है, और एफा यहाँ पे एक देवता का नाम है। वैसे इग्बू कल्चर के अंदर मतलब है स्पेल यानी मंत्र। उसके बाद है ओगबेंजी। ओगबेंजी ये ना शैतानी बच्चे होते हैं जो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होके आ जाते हैं। उसके बाद है ओकेगबू यूजेनवा, ये ना वो मेडिसिन मैन यानी दवाई वाला आदमी होता है जो कि एजिनमा के ना ईयू युवा को खोद कर निकालता है। अब ईयू युवा क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद है ओए। ओए जो है ये मार्केट डेज में से एक डे का नाम है, यानी इग्बू कल्चर के अंदर ना कुछ डेज होते हैं जो कि मार्केट के लिए ना स्पेसिफाई किए होते हैं, तो ओयो भी उन दिनों में से एक दिन है। उसके बाद है ओबी, ये हट को कहते हैं, यानी जो मेल होता है ना उसकी जो झोपड़ी होती है उसको ओबी कहते हैं। उसके बाद आ गया ई युवा। अब ई युवा क्या होता है कि इग्बू मिथोलॉजी के अंदर ना ये एक चीज होती है जो कि एक ऐसा बच्चा जो कि मर के दोबारा जिंदा आता है ना, उस बच्चे का इस दुनिया से कनेक्शन बना के रखती है। यानी जब तक किसी भी बच्चे का ये ई युवा जो है ना ये इस दुनिया में रहेगा, तब तक वो बच्चा जो है मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर वापस यहाँ पर आता रहेगा। उसके बाद है यूडेला। यूडेला जो है ये एक टाइप ऑफ ट्री है। उसके बाद है एकालागोली। एकालागोली जो है ना ये ऐसी भटकने वाली आत्माएं समझ लें या रूहें हैं जो कि मरे हुए लोगों की होती हैं और आके लोगों को ये तंग करती हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिए डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। अब ना पिछली 3 रातों में कौन को वो सुकून से सोया था। वो रात को ना मच्छर की वजह से अचानक उठ तो गया, लेकिन इस बार ना वो परेशान फील नहीं कर रहा था। फिर वो ये सोचकर हैरान होता है कि पता नहीं क्यों वो पिछले 3 दिन इतना ज्यादा परेशान था। और कौन को वो के लिए ना ये बात बिल्कुल इसी तरह से थी कि किसी आदमी को ना रात को काफी भयानक सपना आया हो, और फिर ना वो सुबह दिन की रोशनी में सोच रहा हो कि उसे इतना बुरा ख्वाब क्यों आया था। फिर कौन ना अपनी थाई के ऊपर उस जगह पर खुजाता है जहाँ पर एक मच्छर ने उसे सोते हुए काट लिया था। फिर वो एक मच्छर को जो कि उसके कान के पास भटक रहा था उसे भी मार देता है, और वो सोचता है कि पता नहीं ये मच्छर हमेशा कान के पास ही क्यों आते हैं। जब वो छोटा बच्चा था ना तो उसकी माँ ने ना इस बारे में उसे कहानी सुनाई थी, लेकिन कौन के मुताबिक ना वो कहानी दूसरी औरतों की बातों की तरह बिल्कुल ही फजूल थी। वो कहानी ये थी कि एक बार ना मच्छर ने कान से कहा कि वो इससे शादी कर ले, तो इस पर ना कान खिलखिला कर हंसने लग गया और मच्छर से कहने लगा कि तुम्हारी जिंदगी तो बहुत छोटी है। मच्छर को ना ये बेइज्जती बिल्कुल भी ठीक ना लगी, तो इसलिए ना अब मच्छर हमेशा कान के पास आकर उसे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है। कौन को वो फिर से सो जाता है। फिर वो सुबह दरवाजे पर दस्तक सुनकर ना उठ जाता है, तो कौन को ना हुर्रा कर पूछता है कि कौन है। कौनकोव के दरवाजे पर इस तरह से ना इसकी 3 बीवियों में से सिर्फ एक्वीफी यानी उसकी दूसरी बीवी थी जो कि इस तरह से खटखटा सकती थी, इसलिए ना उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाता है कि ये शायद एक्वीफी है। फिर एक्वीफी की आवाज आती है जिसकी आवाज में ना दुख और दर्द दोनों ही फील हो रहे होते हैं, और वो कहती है कि अजिन्मा मर रही है। कौनकोव वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है और दौड़ कर दरवाजा खोलता है और एक्वीफी की झोपड़ी में चला जाता है। वहाँ पर अजिन्मा एक मैट पर आग के सामने पड़ी हुई कांप रही होती है। उसे देखकर कौनकोव कहता है कि ये ईबा है। इग्बू कल्चर में ना ईबा बुखार टाइप के एक इन्फेक्शन को कहते हैं जो कि इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इसलिए वो अपनी माचिस उठाकर बाहर झाड़ियों में चला जाता है ताकि वो इस ईबा बुखार के लिए ना मेडिसिन तैयार करने के लिए घास और पत्ते वगैरह ला सके। एक्वी वहीं पर अपनी बेटी अजिन्मा के पास बैठी रहती है जिसका ना वो बार बार ठंडा माथा अपनी हथेलियों से चेक करती है। एक्वी की सिर्फ एक ही बेटी थी और वो अजिन्मा थी जो कि इसके लिए सब कुछ थी। उनका रिश्ता ना काफी अलग था। कई बार तो अजिन्मा अपनी माँ को बताया करती थी कि वो आज कौन सी सब्जी पकाएंगे। एक्वीफी कई बार अजिन्मा को ना अंडे भी खाने के लिए देती थी जो कि बच्चों को बिल्कुल भी खाने नहीं दिए जाते थे। अब एक चीज ना मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कौनकोव के वहां से जाने के बाद अब सारी बातें पास्ट की होंगी,
और ये चैप्टर ज़्यादा पास्ट के बारे में ही है, जिसमें ना हमें एक्वीफी और एजिनमा दोनों की लाइफ के बारे में काफ़ी बातें पता चलेंगी। अंडे बच्चों को इसलिए नहीं दिए जाते थे कि वो ना बच्चों को चोरी करने पर उकसाते थे। एक दिन एजिनमा अंडे खा रही होती है और वहाँ से ओकोंको आ जाता है और वो ना ये सब देखकर एक्वीफी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अगर अगली बार एक्वीफी ने फिर से एजिनमा को अंडे खाने दिए ना तो वो इसे बहुत ज़्यादा मारेगा। लेकिन एजिनमा को ना किसी भी चीज़ से रोकना लगभग नामुमकिन था, इसलिए इस इवेंट के बाद ना एजिनमा का अंडे खाने का लगाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो छुप कर अंडे खाया करती थी और उसकी माँ भी ना उसे अपने बेडरूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती थी और इस काम में उसका साथ देती थी। एजिनमा अपनी माँ को ना दूसरे बच्चों की तरह नैनी नहीं कहती थी, बल्कि वो उसे उसका असली नाम यानी एक्वीफी कहकर बुलाती थी। इग्बू कल्चर में ना नैनी का मतलब माँ होता है। इन दोनों में माँ और बेटी के रिश्ते के अलावा एक दोस्तों वाला रिश्ता था, जो कि चोरी छुपे अंडे खाने वाले कामों से ना और भी ज्यादा मजबूत होता था। एक्वीफी ने भी अपनी जिंदगी में ना बहुत कुछ झेला था। उसके 10 बच्चे थे और उनमें से 9 बच्चे पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मर जाते थे, यानी 3 साल से पहले वो मर जाया करते थे। जब एक के बाद एक करके ना उसके सारे बच्चे मरने लगे तो इस चीज ने एक्वीफी को अंदर से तोड़ दिया और अब ना वो वाली खुशी जो कि हर माँ को बच्चा पैदा करते हुए होती है, वो एक्वीफी के लिए एक दर्द से ज्यादा कुछ ना थी। इनमें ना रिवाज होता है कि वो ना मार्केट के 7वें हफ्ते के बाद हर बच्चे का नाम रखते हैं और अब ये रस्म भी एक्वीफी के लिए एक खाली सी रस्म बन गई थी। जब वो अपने बच्चों को नाम देती थी ना तो उसका अपने बच्चों को खोने का गम उसके दिए हुए इन नामों में भी मिलता था। इनमें से एक नाम ना ओनवम्बिको था, जिसका मतलब होता है ए मौत रहम कर। लेकिन इस नाम के बाद भी मौत ने उस पर और उसके बच्चों पर रहम ना किया और ओनवम्बिको 15 महीनों के बाद मर गया। उसके बाद एक लड़की हुई जिसका नाम ओजो अमीना रखा गया, जिसका मतलब होता है शायद ऐसा दोबारा ना हो। वो लड़की 11 महीनों बाद मर गई और उसके बाद होने वाले 2 और बच्चे भी मर गए। इसके बाद एक्वीफी ने ना अपने अगले बच्चे का नाम ओनवुमा रखा, जिसका मतलब होता है ए मौत जैसा तुझे अच्छा लगे। और मौत ने वैसा ही किया और वो बच्चा भी मर गया। जब एक्वीफी के दूसरे बच्चे की मौत हुई ना तो वो एक दवाई बनाने वाले आदमी यानी मेडिसिन मैन के पास गया, जो कि एफा और एकल के लिए काम करता था, यानी भविष्यवाणी करता था। और यहाँ पर एफा का मतलब जादू टोना होता है। इस आदमी ने बताया कि तुम्हारा ये बच्चा ना ओगबेंजी है। ओगबेंजी का मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक तरह से शापित होते हैं और एक बार मरने के बाद दोबारा अपनी माँ की कोख में चले जाते हैं ताकि वो दोबारा पैदा हो सके और इस तरह से ना उनका मरकर दोबारा पैदा होने का ये साइकिल चलता रहता है। तो वो आदमी ओकोंको से कहता है कि जब अगली बार तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो ना तो उसे अपनी झोपड़ी में सोने ना देना, बल्कि वो उसे उसकी माँ के पास जाकर रहने दे। इस तरह से ना उसके शापित बच्चे का साइकिल टूट जाएगा। फिर जब एक्वीफी प्रेग्नेंट होती है तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो अपनी माँ के पास रहने के लिए दूसरे गाँव चली जाती है। फिर उसका तीसरा बच्चा पैदा होता है, जिसका 8 दिन बाद खतना किया जाता है, यानी सर्कमसाइज्ड किया जाता है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो गूगल कर लेना। एक्वीफी अपने इस बच्चे का नाम रखने से 3 दिन पहले ही ओकोंको के पास आ जाती है और वो इस बच्चे का नाम ओनवम्बिको रखते हैं। लेकिन इस बच्चे की भी ना मौत हो जाती है तो वो ना इसका ब्यूरियल यानी इसको ठीक तरह से दफनाते भी नहीं है। ओकोंको फिर से एक और आदमी को बुलाता है जो कि मेडिसिन मैन होता है और वो ना पूरे कबीले में ओगबेंजी बच्चों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होने के लिए फेमस होता है। इसका नाम ओकेग्बू युजेनवा होता है। ओकेग्बू एक लंबा और सर से गंजा आदमी होता है और वो दूसरों से कम काला था और उसकी आंखें लाल थी। जब भी कोई इसके पास उसकी सलाह लेने के लिए आता ना तो वो उसके सामने अपने दांत पीसता था। फिर वो ओकोंको से उसके मरने वाले बच्चे के बारे में सवाल करता है। वहाँ पर जितने भी लोग अफसोस के लिए आए थे ना वो ओकोंको और ओकेग्बू के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो ओकेग्बू ना ओकोंको से पूछता है कि तुम्हारा ये बच्चा किस मार्केट वाले दिन पैदा हुआ था। तो ओकोंको कहता है कि ये बच्चा ना ओयो वाले दिन पैदा हुआ था। ओयो जो है ये भी मार्केट के दिनों में से एक दिन होता है। तो ओकेग्बू पूछता है कि और आज ही सुबह उसकी डेथ हो गई। तो ओकोंको कहता है कि हाँ आज ही सुबह उसकी डेथ हो गई। और फिर ना ओकोंको को ऐसा फील होता है कि पहली बार उसका बच्चा उस मार्केट वाले दिन मरा है जिस दिन वो पैदा हुआ था। ओकोंको के हमसाये और रिश्तेदार इस चीज को ना एक इत्तेफाक समझते हैं और कहते हैं कि इस चीज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर वो आदमी ओकोंको से पूछता है कि तुम अपनी बीवी के साथ अपनी खुद की झोपड़ी में सोते हो या फिर उसकी झोपड़ी में सोते हो। तो ओकोंको कहता है कि वो इसकी बीवी की झोपड़ी में सोता है। तो ओकेग्बू कहता है कि अगली बार उसे अपनी झोपड़ी में बुला लिया करो। तो ओकेग्बू कहता है कि अब इस बच्चे के लिए ना कोई भी अफसोस नहीं करेगा। फिर ओकेग्बू ना अपने गॉड स्किन वाले बैग में से एक तेज रेजर निकालता है और उस बच्चे के टुकड़े करने लग पड़ता है। फिर वो ना इस डिस्ट्रॉय किए हुए बच्चे को एंकल यानी अपने टखने से बांध कर ना घसीटते हुए शापित जंगल में दफनाने के लिए ले जाता है। ऐसा करने का मकसद ये होता है कि ऐसा करने से ना वो बच्चा दोबारा पैदा होने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि कई बच्चे ना काफी जिद्दी होते हैं तो वो ना अगली बार भी पैदा हो जाते हैं और अपने साथ इस म्यूटिलेशन यानी जिस तरह से उनको रेजर से काटा गया था ना इस चीज की निशानी लेकर पैदा होते हैं। वो निशानी क्या होती है कि या तो उनकी कोई उंगली वगैरह जो है वो गायब होती है या फिर उनके जिस्म पर ना एक बड़ा सारा
सारा कट होता है जो कि उस बच्चे को ना उस रेजर से लगा होता है। जब एक्वीफी का वो वाला बच्चा जिसका नाम ओनवम्बिकु था उसकी डेथ होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके हस्बैंड यानी ओकोंकोवो की पहली बीवी के 3 बच्चे थे जो कि काफी हेल्दी थे। जब ओकोंकोवो की बीवी के हाथ तीसरा बच्चा पैदा हुआ ना, तो ओकोंकोवो ने एक बकरी को ज़िबा किया क्योंकि ये उन लोगों का रिवाज था। एक्वीफी के पास ओकोंकोवो की ना इस पहली बीवी के लिए सिर्फ गुड विशेस थी जो कि वो इसे दे सकती थी, लेकिन वो ना अपने पर्सनल गॉड यानी काई से बहुत ज्यादा नाराज थी और इसीलिए ना वो दूसरों की खुशियों में शामिल नहीं होती थी। और जिस दिन नवोए की माँ ने अपने तीसरे बच्चे की पैदा होने की खुशी में ना एक दावत रखी, वहाँ पर एक्वीफी को छोड़कर बाकी सब लोग खुश थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक्वीफी नवोए की माँ के लिए बुरा चाहती हो, बल्कि वो तो सारा इल्जाम अपने काय पर लगाती थी यानी पर्सनल गॉड को देती थी। लेकिन ओकोंकोवो की दूसरी बीवी समझती थी कि शायद एक्वीफी ना उनसे जलती है। उसके बाद फिर एक्वीफी के यहाँ अजिन्मा पैदा होती है जो कि बीमार तो थी, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो जिंदा रहेगी। पहले तो एक्वीफी ने उसी तरह से उसे एक्सेप्ट किया जिस तरह से वो अपने दूसरे बच्चों को एक्सेप्ट करती थी, यानी उसे उसके पैदा होने पर इतनी ज्यादा खुशी ना थी। लेकिन जब अजिन्मा पहले 3 फिर 4 और फिर 6 साल की हुई ना, तो उसकी माँ का उसके लिए प्यार वापस आ गया। लेकिन इस प्यार के साथ परेशानी भी आ गई। उसने ना अपनी बेटी की सेहत का पूरा ध्यान रखना शुरू कर दिया और उसने अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए लगा दिया। अजिन्मा को बार बार उसकी अच्छी हेल्थ के लिए ना उस पर मंत्र वगैरह किए जाते थे जिससे उसकी हेल्थ दिन ब दिन अच्छी होती गई। और ऐसे टाइम में ऐसा लगता था कि अजिन्मा को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन अचानक आज उसकी ये सेहत फिर से खराब हो गई। सब लोग जानते थे कि वो एक ओगबैंजी है और इस तरह से अचानक हालत खराब होना और फिर ठीक हो जाना इस तरह के बच्चों के लिए आम सी बात होती है। लेकिन अजिन्मा इतनी बड़ी हो गई थी कि उसे देखकर लगता था कि शायद वो अब जिंदा रहेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ बच्चे ना अपने इस तरह मरकर बार बार जिंदा होने वाले साइकिल से बोर हो जाते हैं, या फिर उनको ना अपनी माँ के ऊपर रहम आ जाता है, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। एक्वीफी ने ऐसा इसलिए सोची थी क्योंकि यही एक बिलीफ था जिसने उसे जिंदा रखा हुआ था। और एक्वीफी के इस बिलीफ में तब जाकर और भी ज्यादा इजाफा हुआ जब 1 साल पहले ना एक मेडिसिन मैन ने आकर अजिन्मा का ईजी युवा खोद कर निकाला था। अब इग्बू मिथोलॉजी में ना ऐसा माना जाता है कि ईजी युवा वो चीज होती है जो कि एक ओगबैंची बच्चे की रूह को ना इस दुनिया से जोड़कर रखती है। इसी वजह से वो बच्चा बार बार मरकर वापस इस दुनिया में पैदा होने के लिए आ जाता है। जब इस आदमी ने अजिन्मा के ईजी युवा को खोद कर निकाल दिया था ना, तो सबको यकीन था कि अब तो अजिन्मा जरूर जिंदा रहेगी क्योंकि इसका ओगबैंजी की दुनिया से लिंक टूट गया है। एक्वीफी को भी इस बात पर यकीन था, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी के मरने का फियर अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। अगरचे वो जानती थी कि वो ईजी युवा जो कि उस दवाई बनाने वाले आदमी ने खोद कर निकाला था वो असली था, लेकिन वो ना अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकाल पा रही होती कि कुछ शैतानी बच्चे क्या करते हैं कि वो ना आदमी को एक नकली ईजी युवा खोदने पर मिसलीड करते हैं। लेकिन अजिन्मा का ईजी युवा दिखने में तो काफी असली था। एक मुलायम सा पत्थर था जिसको एक कपड़े में बांध कर रखा गया था, और जिस आदमी ने इसको खोद कर निकाला था वो ओकेग्बो ही था। शुरू में तो अजिन्मा ना उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, यानी उसके सवालों को सीधी तरह से जवाब नहीं दे रही थी, और ऐसा इन जैसे बच्चों से एक्सपेक्ट भी किया जाता था कि कोई भी ओगबैंजी बच्चा इतनी आसानी से अपनी राज वाली बातें नहीं बताता, क्योंकि ज्यादातर तो बड़े होने से पहले ही मर जाया करते थे। तो फिर ना ओकेग्बो अजिन्मा से पूछता है कि तुमने अपना ईजी युवा कहाँ दफन किया है। अब मैं ना यहाँ पर आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर इस चैप्टर में ये बात कंफर्म नहीं की गई कि अजिन्मा ने अपना ईजी युवा किस तरह से दफन किया, और अगर दफन नहीं किया तो ओकेग्बो उससे क्यों पूछ रहा है कि उसका ईजी युवा कहाँ पर है। इस चैप्टर में ना थोड़ा आगे जाकर आप देखेंगे कि इन लोगों को ना इस ईजी युवा को ढूंढने के लिए काफी टाइम लगता है और काफी मेहनत भी लगती है, जो कि इस 11 साल की छोटी लड़की के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग ये मानते होंगे कि ओगबैंजी जो बच्चे होते हैं ना, उनको पहले से ही पता होता है कि उनका ईजी युवा कहाँ पर है, और इसीलिए अजिन्मा भी आगे चलकर उनको बता देती है कि वो कहाँ पर है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अजिन्मा को कैसे पता होता है कि इसका ईजी युवा कहाँ पर है। तो ओकेग्बो के पूछने पर ना पहले तो अजिन्मा कहती है कि उसे नहीं पता कि ईजी युवा क्या होता है। तो इस पर ओकेग्बो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ईजी युवा कहाँ पर है, और तुमने उसे जमीन में कहीं दफन किया है ताकि मरकर वापस यहाँ पर आ सको और अपनी माँ को परेशान कर सको। अजिन्मा अपनी माँ की तरफ देखती है जो कि उदास थी और आंखों में एक रिक्वेस्ट लिए अजिन्मा की तरफ देख रही थी। तो फिर ना कोनकोवो गुर्रा कर पूछता है कि जवाब दो कि तुम्हारा ईजी युवा कहाँ पर है। ओकेग्बो कोनकोवो को शांत रहने को कहता है और कहता है कि तुम रहने दो और मुझे इस लड़की के साथ डील करने दो। वो फिर से अजिन्मा से वही सवाल करता है कि तुम्हारा ईजी युवा कहाँ पर है। तो अजिन्मा कहती है कि उसका ईजी युवा वहां पर है जहां पर वो बच्चों को दफन करते हैं। इसका ऐसा कहते ही ना वहां पर मौजूद लोग एक दूसरे के साथ विस्पर करने लग पड़ते हैं। तो ओकेग्बो कहता है कि मेरे साथ चलो और मुझे वो जगह दिखाओ। तो अजिन्मा ना वहां से चल पड़ती है। उसके पीछे ओकेग्बो होता है और उसके पीछे कोनकोवो और उसकी बीवी, और उनके पीछे बाकी सारे लोग होते हैं। जब वो बड़ी सड़क पर पहुंचते हैं तो अजिन्मा बाएं तरफ मुड़ जाती है, जिससे सबको लगता है कि शायद वो नदी की तरफ जाने वाली है। तो ओकेग्बो पूछता है कि तुमने तो कहा था
कि तुम्हारा ईयू युवा वहाँ पर है जहाँ पर बच्चों को दफन करते हैं? तो अजिन्मा कहती है कि नहीं, वहाँ पर नहीं है। वो कभी तेज चलने लग पड़ती है और कभी अचानक ही स्लो हो जाती है। सब लोग ना चुपचाप उसके पीछे चल रहे होते हैं। जो लोग नदी से पानी भर के आ रहे होते हैं वो ना इन सब लोगों को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन फिर जब वो ओकेग्बू को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये ना ओगबेंजी का कोई मामला है और वो लोग एक्विफी और इसकी बेटी को अच्छी तरह से जानते थे। जब अजिन्मा एक बड़े यूडेला दरख्त के पास पहुंचती है ना तो वो झाड़ियों में घुस जाती है और वो सब लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। क्योंकि वो ना साइज में छोटी थी तो इसलिए ना वो दूसरे लोगों से जल्दी उन झाड़ियों में गुजर रही थी। वो झाड़ियां सूखे पत्तों, टूटी हुई लकड़ियों और दरख्तों की हिलती हुई शाखों की वजह से जिंदा लग रही थी। अजिन्मा ना कंटिन्यूसली आगे जा रही थी और बाकी सब लोग भी उसके साथ साथ चल रहे थे। फिर वो अचानक घूम जाती है और वापस सड़क की तरफ चलना शुरू कर देती है। सब लोग उसे वापस आते हुए देखते हैं और फिर चुपचाप उसके पीछे चल देते हैं। ओकोंको वो कहता है कि अगर तुम हमें ना यहाँ इतनी दूर बिना किसी वजह के लेकर आई हो ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ओकेग्बू फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि इसे मुझ पर छोड़ दो। अजिन्मा फिर से रोड पर सबको लीड करना शुरू कर देती है। वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखती है और फिर राइट मुड़ जाती है और इस तरह अजिन्मा उनको फिर से वापस घर ले आती है। तो फिर ओकेग्बू उससे पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा ईयू युवा। तब अजिन्मा अपने बाप की झोपड़ी के सामने आकर रुक जाती है। ओकेग्बू अभी भी बड़े प्यार से अजिन्मा से बात कर रहा होता है तो अजिन्मा उसे बताती है कि उसका ईयू युवा इस ऑरेंज के ट्री के नीचे है। ओकोंको वो उसे गुस्से से कहता है कि ए अकेलागोली की बेटी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पर अकेलागोली मरे हुए लोगों की बुरी स्पिरिट्स को कहते हैं। इस बार ओकेग्बू ओकोंको को कुछ नहीं कहता और इसको इग्नोर करता है और अजिन्मा से कहता है कि इधर आकर मुझे सही जगह बताओ। अजिन्मा दरख्त के पास पहुंचकर बताती है कि यहाँ पर है इसका ईयू युवा। तो ओकेग्बू कहता है कि अपनी उंगली से उस जगह की तरफ इशारा करके बताओ। तो अजिन्मा ना जमीन को टच करके बताती है कि वो यहाँ पर है। ओकोंको वो गुस्से से उनके साथ खड़ा हुआ होता है। ओकेग्बू कहता है कि मुझे ना एक बेलचा ला कर दो। एक्विफी ना उसे बेलचा ला कर देती है। तो ओकेग्बू ने ना अपना बैग पहले ही साइड पर रख दिया था, कपड़े भी उतार दिए थे और अब वो सिर्फ अंडरवेयर में था। फिर उसने जल्दी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। ओकोंको के हमसाये पास बैठे उस गड्ढे को और भी ज्यादा गहरा होता हुआ देख रहे थे। जल्दी जमीन के ऊपर की काली मिट्टी खत्म हो गई और लाल मिट्टी निकल आई। इसको औरतें अपने घरों के फर्श और दीवारों पर लगाती थी। ओकेग्बू ने चुपचाप काम करता रहा और इसको काफी पसीना भी आ गया था। ओकोंको भी साथ ही खड़ा था और जब वो ओकेग्बू को आराम करने के लिए और खुद गड्ढा खोदने का कहता है तो ओकेग्बू कहता है कि वो अभी नहीं थका। एक्विफी यैम्स पकाने के लिए अपनी झोपड़ी में चली जाती है। इस बार ना ओकोंको वो और भी ज्यादा यैम्स लेकर आया था क्योंकि उन्हें ना ओकेग्बू को भी खाना खिलाना था। अजिन्मा भी अपनी माँ के साथ उसका खाना बनाने में मदद करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी सब्जियां हैं। तो एक्विफी कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं ये बर्तन यैम से कितना ज्यादा भरा हुआ है और तुम ये भी जानती हो कि किस तरह से सब्जियों के पत्ते पकाने के बाद छोटे हो जाते हैं। अजिन्मा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और इसीलिए स्नेक लिजर्ड जो थी ना उसने अपनी माँ को मार दिया था। अब यहाँ पर हमें फिर से एक पुरानी स्टोरी का रेफरेंस मिलता है जो कि अभी हमें पता चल जाएगी। तो फिर अजिन्मा कहती है कि स्नेक लिजर्ड ने ना अपनी माँ को सब्जियों की 7 टोकरियां भर कर दी ताकि वो इनको पकाए, लेकिन जब उसकी माँ ने उन्हें पकाया तो वो 7 टोकरियां 3 टोकरियां बन गई और इसीलिए स्नेक लिजर्ड ने ना अपनी माँ को मार दिया। एक्विफी कहती है कि ये पूरी कहानी नहीं है। तो अजिन्मा याद करती है और कहती है कि हाँ मुझे याद आया, अपनी माँ को मारने के बाद ना स्नेक लिजर्ड 7 और टोकरियां लेकर आई थी और जब उसने उनको पकाया तो वो फिर से 3 बन गई। तो इस बार उस स्नेक लिजर्ड ने खुद को भी मार लिया। झोंपड़ी के बाहर ओकोंको और ओकेग्बू दोनों ही गड्ढा खोद रहे होते हैं और ओकोंको के हमसाये अभी भी इन दोनों को देख रहे थे और गड्ढा अब इतना गहरा हो गया था कि वो दोनों नजर ही नहीं आ रहे थे। नोए बिना इस लाल मिट्टी के ढेर के साथ खड़ा हुआ था जो कि वो दोनों गड्ढे से निकाल रहे थे क्योंकि वो भी इनके साथ ये काम करना चाहता था। अब ओकेग्बू ना फिर से ओकोंको से बेलचा लेकर खुद खोदना शुरू कर देता है। अब बाकी लोग और ओकोंको की बीवियां जो होती है ना वो आपस में बात करने लग पड़ती हैं और अब बच्चों का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और वो भी जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। अचानक ओकेग्बू काम रोक देता है और कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो ईयू युवा अब नजदीक ही है। सब लोग फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ओकेग्बू ओकोंको से कहता है कि अपनी बीवी और बेटी को बुलाओ, लेकिन वो दोनों पहले ही शोर सुनकर वहां पर आ चुकी थी। ओकेग्बू फिर से गड्ढे में जाता है जिसके चारों तरफ देखने वाली आवाम खड़ी होती है। 4 से 5 बार बेलचा मारने के बाद उसे ईयू युवा मिल जाता है। वो बड़े ध्यान से उसे बेलचा से उठाता है और बाहर फेंक देता है। पहले तो कुछ लोग डर कर उससे दूर हो जाते हैं लेकिन फिर वो सब लोग ना कुछ डिस्टेंस से उस पुराने कपड़े को घूरने लग पड़ते हैं। फिर ओकेग्बू गड्ढे से बाहर आता है और वो ना लोगों की तरफ देखे बगैर अपने बैग की तरफ जाता है और उसमें से 2 पत्ते निकालकर चबाने लग पड़ता है। जब वो इन पत्तों को निगल लेता है तो वो ना इस कपड़े को अपने बाएं हाथ से उठाकर खोलना शुरू कर देता है। उसमें ना एक मुलायम सा पत्थर बाहर निकलता है जिसको वो उठा लेता है। फिर वो अजिन्मा से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है? तो अजिन्मा कहती है कि हाँ ये मेरा ईयू
हुआ है। अब औरतें खुशी से चिल्लाती हैं क्योंकि अब एक्वीफी की सारी मुश्किलें दूर होने वाली थी। ये सब कुछ 1 साल पहले हुआ था और तब से अजीमा बीमार नहीं हुई थी। और यहाँ पर हमारा पास्ट भी खत्म हो जाता है और प्रेजेंट स्टार्ट हो जाता है। एक्वीफी उसे आग के पास लेकर आती है और उसे मैट पर लेटाती है और वहाँ पर आग भी उसने जलाई थी। लेकिन एजिमा की हालत ना और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब एक्वीफी उसके पास बैठी बार बार उसका ठंडा माथा चेक कर रही होती है तो उसने हजारों बार एजिमा के लिए प्रे भी किया था। अगरचे ओकोनकोवा की दूसरी बीवियां ये कह रही थी कि ये सिर्फ ईबा बुखार है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्वीफी उनकी बातें नहीं सुन रही थी। इतने में ना ओकोनकोवा भी झाड़ियों से दवाई बनाने वाले पत्ते और जड़ी बूटियां और घास लेकर अपने कंधे पर उठाकर आता है। वो सीधा एक्वीफी की झोपड़ी में जाता है और ये सारी चीजें वहां पर रख देता है। एक्वीफी बर्तन लेने जाती है और तब तक ओकोनकोवा इन पत्तों और जड़ी बूटियों को दवाई बनाने के लिए उनकी मुनासिब क्वांटिटी में काटता है। वो ना इन सब को बर्तन में डालता है और एक्वीफी इस बर्तन में पानी डालती है। उसने हाफ से ज्यादा बर्तन पानी से भर दिया था और वो फिर से ओकोनकोवा से पूछती है कि क्या इतना पानी बहुत है? तो ओकोनकोवा कहता है कि थोड़ा और पानी डालो। मैंने कहा थोड़ा और पानी डालो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिर एक्वीफी उस बर्तन को आग पर रख देती है और ओकोनकोवा भी उस झोंपड़ी में से चला जाता है और जाने से पहले एक्वीफी से कहता है कि बर्तन का ध्यान रखना और उसे ज्यादा उबलने मत देना। अगर ऐसा हुआ तो इस दवाई का असर खत्म हो जाएगा, यानी ये दवाई फिर काम नहीं करेगी। फिर एक्वीफी ना उस बर्तन का भी इसी तरह से ध्यान रखती है जैसे वो अपनी बेटी अजिमा का रखती है। उसकी आंखें कभी बर्तन को देख रही होती हैं और कभी अजिमा को। जब वो दवाई तकरीबन तैयार हो जाती है तो ओकोनकोवा वापस आता है। वो इस बर्तन को देखता है और कहता है कि हाँ ये ठीक है, ये तैयार हो गया है। वो एक्वीफी से कहता है कि अजिमा के लिए ना एक छोटा स्टूल और मैट लेकर आओ। ओकोनकोवा इस बर्तन को आग पर से उठाकर स्टूल के सामने रख देता है, अजिमा को उठाकर इस स्टूल पर बिठा देता है और फिर ना इन दोनों के ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। यानी ये वो हमारे घरों की तरह पानी में पत्ते मिलाकर भाप लेने वाला एक तरीका होता है। भाप काफी गर्म होती है और अजिमा इस भाप से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओकोनकोवा अजिमा को ऐसा नहीं करने देता और अजिमा रोने लग पड़ती है। फिर जब वो मैट उस पर से उतारा जाता है तो वो ना पूरी तरह से पसीने में डूबी हुई थी। एक्वीफी उसे एक साफ कपड़े से साफ करती है और एक सूखे मैट पर लिटा देती है और बहुत जल्दी अजिमा सो जाती है और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एनालिसिस। ओकोनकोवा का अपनी बेटी के लिए जड़ी बूटियां ढूंढना हमें बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसके अलावा ना हमें पता चलता है कि अगर एक औरत का बच्चा बार बार पैदा होकर मर जाता है तो यूमोफिया के लोग उस बारे में क्या सोचते हैं। उसके अलावा भी काफी बिलीव्स हैं जो कि हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोग मानते हैं कि अंडा खाने से बच्चे जो होते हैं वो चोरियां करते हैं। बच्चे का नाम मार्केट के 7 हफ्तों के बाद रखा जाता है और अगर एक औरत के बच्चे बार बार पैदा होकर मर जाते हैं तो उसे अपनी माँ के घर जाकर रहने के लिए कहा जाता है, या फिर उस औरत को इंटीमेट होने के लिए हस्बैंड की झोपड़ी में आने के लिए कहा जाता है और वो बच्चे के पैदा होने के बाद बकरी को भी ज़िबा करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें इस चैप्टर में मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ प्रोवर्ब्स या डिफिकल्ट लाइन्स की तो इस चैप्टर के अंदर हमें कोई भी प्रोवर्ब नहीं देखने को मिलती, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ना हमें 2 स्टोरीज का रेफरेंस जरूर देखने को मिलता है जो कि मैंने समरी के अंदर आपको बता दी है। पहली स्टोरी है मॉस्किटो वाली यानी मच्छर वाली, जब ओकोनकोवा एक मच्छर तंग कर रहा होता है, और दूसरी स्टोरी है स्नेक लिजर्ड वाली यानी वो 7 टोकरियों वाली और सब्जियों वाली। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।